शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं गुरु रविदास जयंती से रिलेटेड। तो 9 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। अब जैसे कि ये 2020 की बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 फरवरी 2020 को गुरु रविदास जयंती मनाई गई। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ मुख्य फैक्ट हैं जिनको हम देखने वाले हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के हिसाब से देखें ना तो माघ महीने में पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। किस दिन? जिस दिन पूर्णिमा रहता है, चंद्र कैलेंडर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुरु रविदास 14वीं सेंचुरी मतलब शताब्दी के संत और उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड सुधारकों में से एक थे। भक्ति आंदोलन हम किसको बोलते हैं? भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था तमिलनाडु में 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में। ये आंदोलन नयनार, जिनको हम शिव के उपासक बोलते हैं, और अलवार, विष्णु के उपासक संतों की भावनात्मक कविताओं से हमको दिखाई देता है। इन संतों ने धर्म को एकमात्र औपचारिक पूजा के रूप में नहीं बल्कि पूज्य और उपासक के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेम बंधन के रूप में स्वीकार किया था। तो ये संत का कहना था कि खाली आप पूजा करके ही जो है भगवान के उपासक नहीं बन सकते हैं, बल्कि पूज्य और उपासक के बीच में प्रेम के संबंध यदि हैं तो इससे जो है हम धर्म में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। समय के साथ दक्षिण भारत में पनपे इन विचारों का नॉर्थ इंडिया में भी फिर प्रचार प्रसार हुआ था। भक्ति विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में ही अपने छंद रचे थे। फिर भक्ति आंदोलन के दौरान धार्मिक विचारधारा के बारे में लोगों को समझाने के लिए संस्कृत में लिखे ग्रंथों का लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया। जैसे कि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ने हिंदी में, ज्ञानदेव ने मराठी में, शंकर देव ने असमिया में, चैतन्य और चंडीदास ने बंगाली में, मीराबाई ने हिंदी में और राजस्थानी भाषा में बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका अनुवाद किया था। माना जाता है कि इनका जन्म संत गुरु रविदास का वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ था। एक ईश्वर के प्रति उनकी आस्था और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण ही लोग इनको जानते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया था और खुले तौर पर ब्राह्मणवादी समाज की धारणा को समाप्त किया। उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर तुरंत असर डाला था और उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित भी किया गया है। तो ये थे गुरु रविदास जयंती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद सेकंड जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो वेटलैंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें वेटलैंड्स के बारे में बेसिक जानकारी देखना है। वेटलैंड्स जिनको हम दलदली भूमि बोल सकते हैं। वेटलैंड्स ऐसे एरिया होते हैं जिसका प्राइमरी जो फैक्टर है वो है कंट्रोल करना इन्वायरमेंट को, कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ में वेटलैंड्स जुड़े होते हैं प्लांट और एनिमल लाइफ से। ये हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? जहाँ पर जो वाटर टेबल है, ठीक है, उस ज़मीन में हमें पानी हल्का हल्का दिखाई देगा, और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड, या फिर जहाँ पर ये ज़मीन है, ज़मीन के किनारे से ही हमको पानी दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। और वेयर द लैंड इज़ कवर्ड बाई वाटर, या फिर वो ऐसी ज़मीन है जहाँ का आसपास का जो एरिया है पूरी तरफ से कवर्ड किया गया है वाटर के द्वारा। वेटलैंड को डिफाइन किया जाता है एज लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड aquatic ecosystem where the water table is usually 8 or near the surface or the land is covered by shallow water, ठीक है। या तो वो उथले पानी से वो ज़मीन घिरी हुई है, ठीक है, हल्का हल्का पानी उसके ऊपर है और वो दलदली टाइप की ज़मीन है। ये सारी चीज़ें वेटलैंड के अंतर्गत आ जाती हैं।
वेटलैंड को हम कई टाइप से बांटते हैं, जैसे कि कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल वेटलैंड हमें दिखाई देते हैं लैंड एंड ओपन सी एरिया। कोस्टल वेटलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन लैंड एंड ओपन सी। ठीक है, जैसे ज़मीन है और सागर है, दोनों के बीच में हमको जो है कोस्टल वेटलैंड दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि कोस्टल वेटलैंड नाम यहाँ रखा गया है, तो ये जो है समुद्र के किनारे ही विकसित होते हैं। that are non influenced by the river, such as shoreline, beaches, mangrove, and coral reefs. A good example is the mangrove swamps found in sheltered tropical coastal areas. हम देखते हैं कि मैंग्रोव पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे। तो ये जो पौधे होते हैं ना, ये भी दलदल में ही विकसित होते हैं। तो दलदल है मतलब वेटलैंड है। शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स की बात करें, ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट वाटर यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत फ्लो दिखाई देता है। दे इंक्लूड वर्नल पॉन्ड्स, स्प्रिंग पूल्स, साल्ट लेक्स एंड वोल्केनिक क्रेटर लेक्स। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स के अंतर्गत, तो ये भी वेटलैंड में ही आते हैं। मार्शेस, ये जो होते हैं पीरियडिकली सेचुरेटेड या फिर फ्लडेड। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम पीरियड में ये जो एरिया है फ्लड से भर जाता है। और पॉन्डेड विथ वाटर एंड कैरेक्टराइज बाय द हर्बेसियस नॉन वुडी vegetation adapted to wet soil condition. Marshes are further characterized as tidal marshes and non-tidal marshes. तो ये जो मार्सेस रहते हैं ना, ये हमें टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पर बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, बाढ़ जब देखने को मिलती है तो ये दलदल के रूप में डेवलप होते हैं। बाद में हम इसको टाइडल मार्सेस और नॉन टाइडल मार्सेस के रूप में विभाजित कर देते हैं। फिर आ जाते हैं स्वैम्स। जैसे कि हमने मार्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसको हम दलदल बोलते हैं, ये ऐसे टाइप का वेटलैंड होता है, इस एरिया को पानी ने पूरी तरह से कवर कर लिया है, ग्राउंड को कवर कर दिया है पानी ने, मतलब पानी ने एरिया को ढक दिया है, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए है। वहीं यदि आप देखोगे स्वैम्स को, विच आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज, दोनों में क्या अंतर है? हमें स्वैम्स में ट्रीज देखने को मिलते हैं, मार्सेस जो होते हैं ज़्यादातर ट्री लेसेस देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर हमको ट्री उतने ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन ये डोमिनेटेड होते हैं ग्रासेस के द्वारा एंड अदर हर्बेसियस प्लांट के द्वारा। तो ये अंतर होता है वेटलैंड और स्वैम्स में। ठीक है, मार्सेस स्वैम्स भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉग्स। बॉग्स आर वाटर लॉग पीटलैंड्स। ठीक है, जो बॉग्स होते हैं वो वाटर लॉग्ड पीटलैंड्स होते हैं इन ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशन इन द लैंडस्केप। ऑलमोस्ट ऑल वाटर इन बॉग्स कम फ्रॉम रेनफॉल। ज़्यादातर ऐसा जो हिस्सा होता है ना, इसको नमी की प्राप्ति होती है कहाँ से? रेनफॉल के माध्यम से। तो बॉक्स के बारे में थोड़े से पिक्चर हम देख लेते हैं और थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बॉक्स का पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर भी ज़्यादातर हमें जो चीज़ें हैं ना, घास वाली ही दिखाई दे रही हैं। ए बॉग और बॉगलैंड इज वेटलैंड दैट एक्यूमुलेट पीट एज द डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। अब डेड प्लांट का जो मटेरियल है ना, उसको क्या काम करता है? एज ए डिपॉजिट अपने पास में रखता है। जो भी पेड़ पौधे वहाँ पर उनकी डेथ होती है। तो जैसे कि यहाँ से जो डेफिनेशन है ना, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो बॉग हम किसको कहेंगे? एक प्रकार से फ्रेश वाटर का वेटलैंड ही होता है, लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड है वो सॉफ्ट रहता है, स्पंजी रहता है, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर
कॉल्ड पीट। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वो क्या हैं, यहाँ पर हमें मरे हुए पेड़ पौधे ही देखने को मिलते हैं। किधर चला गया, तो यहाँ पर मरे हुए पेड़ पौधे मिलते हैं जिनको हम पीट बोलते हैं। बॉक्स आर जनरली फाउंड इन द कूल नॉर्दर्न क्लाइमेट्स। ज़्यादातर हमें ये ठंडे एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में देखने को मिलते हैं जहाँ की जलवायु ठंडी है। ठीक है, ये ज़्यादातर वहीं पर डेवलप होते हैं इन पुअरली ड्रेनिंग लेक्स बेसिन क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट आइस एज। ठीक है, ये कहाँ पर विकसित होते हैं, जहाँ का जो ड्रेनेज लेक सिस्टम है ना, लेक बेसिन है, उतना अच्छा नहीं है, जिसको क्रिएट किया जाता है ग्लेशियर्स के द्वारा ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट आइस एज। मतलब ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पर ड्रेनेज पानी की जो व्यवस्था है उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती है। विश्व का जो लार्जेस्ट वेटलैंड है ना, इज ए सीरीज ऑफ बॉक्स इन द साइबेरिया रीजन ऑफ रसिया। द वेस्टर्न साइबेरियन लोलैंड कवर मोर देन ए बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर आ जाती हैं एस्चुरीज। तो एस्चुरीज वो एरिया होता है जहाँ पर रिवर समुद्र के साथ मिलती है एंड वाटर चेंजेस फ्रॉम फ्रेश टू साल्ट। यहाँ पर पानी फ्रेश वाटर से नमकीन बन जाता है। कैन ऑफर एन एक्सट्रीमली रिच मिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पर हमें काफ़ी रिच मिक्स देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटीज़ का। ये जो वेटलैंड्स होते हैं जिसमें इंक्लूड है डेल्टा, टाइडल मड फ्लैट और साल्ट मार्सेस इसमें कवर हो जाते हैं। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं कौन कौन सी बातें बताई गई। श्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है सेव वेटलैंड्स कैंपेन एज ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो हमारी जो अप्रोच है वो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए होना चाहिए। सोसाइटी के साथ चलकर ही हम जो है वेटलैंड को सेव कर सकते हैं। इसी के लिए भूपेंद्र यादव की तरफ से लॉन्च किया गया है एक कैंपेन जिसका नाम रखा गया है सेव वेटलैंड। भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने लॉन्च किया है सेव वेटलैंड्स कैंपेन। यहाँ पर उपस्थित थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। इस कैंपेन में क्या क्या स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, इसमें पूरा का पूरा सोसाइटी की अप्रोच शामिल है ताकि हम वेटलैंड को कंजर्व कर सकें। इसके अलावा कुछ सकारात्मक हम एक्शन ले सकें वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी एंड इन्वॉल्विंग ऑल स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। हर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो तब जाकर वेटलैंड को हम सेव कर सकते हैं। इस कैंपेन के अंतर्गत आने वाले एक साल में विल इंक्लूड सेंसिटाइजिंग पीपुल ऑफ वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, तो आने वाला जो एक साल तक है हम जो है वेटलैंड्स की क्या वैल्यू है इसके बारे में लोगों को संवेदनशील बनाया गया जाएगा। वेटलैंड की वैल्यू क्या है, कैसे करके हम इंक्रीज़ कर सकते हैं वेटलैंड के कवरेज को, वेटलैंड मित्रास एंड बिल्डिंग सिटीजन पार्टनरशिप फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। 2 पब्लिकेशन भी यहाँ पर रिलीज़ किए गए थे इस ओकेज़न में। इंडियाज 75 अमृत धरोहर, इंडियाज रामसर साइट्स फैक्ट बुक एंड मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन वेटलैंड ए प्रैक्टिशनर्स गाइड, ये 2 किताबें यहाँ पर लॉन्च करी गई थी। तो ये जो फैक्ट बुक है ये एक वन स्टॉप रिसोर्सेज माना जाता है इंफॉर्मेशन ऑन आवर 75 रामसर साइट्स। हमारी जो 75 रामसर साइट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हमको जानकारी देखने को मिलता है, क्या उनकी वैल्यू है, कौन कौन से इनको खतरे हैं और कैसे करके हम इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर्स गाइड ऑन क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट बुक की बात करें तो ये स्टेप वाइज गाइडेंस हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे करके साइट लेवल क्लाइमेट रिस्क देखने को हमको मिल रहा है, एडाप्शन मिटिगेशन रिस्पॉन्स हम ले सकते हैं वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान को लेकर के। तो ये सारी बातें इन किताबों में हमको देखने को मिल जाती हैं।
इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रयास किए जाते हैं ताकि जो आर्द्र भूमि हैं और उसके अलग अलग प्रकार हैं उनको हम सेव कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि आर्द्र भूमि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी हर साल पूरे विश्व भर में, ठीक है। ताकि जो रामसर कंजर्वेशन साइन हुआ था ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन 1971, तो उसी की याद में हम जो है वेटलैंड दिवस मनाते हैं। इंडिया इज पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1982। 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इम्पोर्टेंस में सिग्नेचर हुए थे, लेकिन भारत इस कन्वेंशन में जुड़ा था 1982 में, एंड हैज़ सो फार डिक्लेयर्ड 75 वेटलैंड्स एस रामसर साइट्स एंड कवरिंग 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तब से लेकर के भारत अभी तक 75 रामसर साइट्स घोषित कर चुका है अपने देश में। 2023 की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन। कैसे करके हम उनको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि हाईलाइट करता है अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज वेटलैंड रेस्टोरेशन। हमें अर्जेंट कुछ कदम उठाना है ताकि वेटलैंड को हम रिस्टोर कर सकें। इट इज़ ए कॉल ऑन एन एंटायर जनरेशन टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन फॉर वेटलैंड। एक प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जितनी भी जो पूरी की पूरी जनरेशन है, आपको जो है प्रोएक्टिव एक्शन लेना है आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। इसमें हमें कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के हम इन वेटलैंड को गायब होने से रोक सकते हैं। ये जीवित रहेंगे और इनको फिर से पुनर्जीवित हम कर सकते हैं। तो इंडिया में हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क हमको देखने को मिलता है रामसर साइट्स, एशिया की बात कर लें, मेकिंग these sites a critical ecological network for conservation of global biological diversity and supporting human well-being। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है मिशन सहभागिता 2022 में, ठीक है। ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जिसका मिशन रखे हैं एक हेल्दी और इफेक्टिवली मैनेज नेटवर्क ऑफ 75 वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस विच सपोर्ट वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, बफर फ्रॉम फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन एंड अदर एक्सट्रीम इवेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडाप्शन एक्शन एंड रिकॉग्निशन, कंजर्वेशन एंड स्टेबलाइजेशन कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ की जो सारी बातें लिखी हैं ना, ये बताती हैं कि हमें वेटलैंड को क्यों कंजर्व करना चाहिए, आखिर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वेटलैंड। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिशन सहभागिता 2022 लॉन्च किया गया था, ताकि ये जो 75 रामसर साइट्स हैं इनके इम्पोर्टेंस को आप समझें, आप जानें कि ये हमें फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन और जो अदर एक्सट्रीम इवेंट है ना, इनसे आपको बचाने का काम करती हैं, हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वाटर का लेवल ये बनाए रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, बहुत सारी जो लोकल स्पीसीज़ है उनका कंजर्वेशन करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में जो नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की जातियाँ, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ये महत्वपूर्ण है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें रामसर साइट या फिर जो दलदल वाली भूमि है, आर्द्र भूमि है, इन्हीं के माध्यम से मिल पाती है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे सीधे साइंस वाले पेज में और देख लेते हैं साइंस की प्रमुख खबरों को। तो इजिप्ट में हम देखे हैं शवों को सेव करके रखने, शवों को प्रिजर्वेशन करके रखने की प्रथा चल रही थी, ठीक है। तो जब शवों को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो आखिर कौन कौन से केमिकल मिक्सचर उस टाइम में वो लोग यूज़ करते थे कि सब जो है लंबे समय तक बना रहे और वो ख़राब ना हो। तो स्टडी में हमें 3 डिफरेंट टाइप के मिक्सचर देखने को मिले हैं जिनका यूज़ किया जाता था, ठीक है, इम्ब्लेमिंग में। इम्ब्लेमिंग
इम्बैल्मिंग। इम्बाल्मिंग एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत किसी भी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है नेचुरल इफ़ेक्ट के माध्यम से, वो उसका क्षय ना हो। नेचुरल डेथ का जो इफ़ेक्ट रहता है कि बॉडी सड़ना चालू हो जाती है, उसको रोकने की प्रोसेस को हम इम्बाल्मिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलिस्ट एम्बाल्मिंग सॉल्यूशन इनटू द बॉडी आफ्टर समवन हैज पास्ड अवे, हेल्पिंग टू गिव देम ए मोर पीसफुल अपीयरेंस। अब देखते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। स्पेसिफिक एंशियंट इजिप्टियन recipes for chemical mixtures used in embalming different human body part have been identified। कौन कौन सी चीज़ें उनकी बॉडी पर लगाई जाती थी, इनको आइडेंटिफाई आज के टाइम में किया जा चुका है। द ममिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैनी डिफरेंट एम्बाल्मिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, शवों को प्रिजर्व करके रखा जाता था जिसको ममी बोलते हैं। ममी तैयार करने की प्रक्रिया को यहाँ पर ममीफिकेशन कहा गया है। तो जो ममीफिकेशन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व है यूज़ ऑफ द मैनी डिफरेंट एम्बाल्मिंग सब्सटेंसेस। इसके लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस मतलब वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। रिसर्चर लोगों ने फाउंड किया है 3 डिफरेंट मिक्सचर जिसमें इंक्लूड है सब्सटेंसेस सच एल्मी रेजिन, पिस्टाक्सिया ट्री रेजिन, बाई प्रोडक्ट ऑफ जानिपर और साइप्रस एंड बीसवाक्स। ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल उस टाइम में किया जाता था, जिसमें एल्मिराल, पिस्ता ट्रीराल, जुनिपर या फिर जुनिपर और साइप्रस, इसके अलावा है मोम के उप उत्पाद जैसे पदार्थ इसमें शामिल किए जाते थे। That were specifically used for embalming the head and other mixture used for washing the body or softening the skin। तो अन्य मिश्रण को शरीर धोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी का यूज़ हम कर रहे हैं सिर का लेप लगाने के लिए, ठीक है, कहीं बॉडी को नरम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग इनका उपयोग था। ये देखिए 3 स्टेप यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले बॉडी को इस प्रकार से रखा जाता है, इसके बाद इसके ऊपर ये मटेरियल लगाया गया है, इसके बाद उसको कपड़े से पूरा कवर कर दिया गया है, फिर इसको ऐसे करके बांध दिया जाता है, बांधने के बाद फिर इसको कवर कर दिया जाता है। साइंस की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ऐसे मैमल्स जो कि जनरली ग्रुप में रहते हैं, उनकी आयु ज़्यादा लंबी रहती है। एक स्टडी में हमको ये बात पता चली है। मैमल्स जो कि ग्रुप में रहते हैं जनरली लंबे समय तक जीवित रहते हैं यदि तुलना करें सॉलिटरी स्पीसीज से। सॉलिटरी मतलब ऐसी प्रजातियां जो कि सिंगल रहती हैं, अकेले घूमा फिरा करती हैं। ये सजेशन हमें मिला है एक स्टडी में, और ये स्टडी पब्लिश की गई है नेचर कम्युनिकेशन में। ये जो फाइंडिंग हम बता रहे हैं ये आधारित है एक एनालिसिस, लगभग 1000 मैमल्स के ऊपर एनालिसिस किया गया है, जिसमें इंक्लूडिंग है गोल्डन स्नब नूज्ड मंकी, बोवहेड वेल एंड हॉर्सू बैट। मैन यहाँ पर जो जानवरों के नाम बताए गए जैसे एक मंकी है, एक वेल है, एक हॉर्सू बैट है। एंड मैनी इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्गेविटी इन दिस स्पीसीज। और हमें इनसे पता चला है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये ज़्यादातर जो है ग्रुप लिविंग स्पीसीज मानी जाती हैं, जनरली रहती हैं लॉन्गर देन सॉलिटरी स्पीसीज, ज़्यादातर लंबे समय तक इनसे जीवित रहती हैं। सपोर्टिंग द कोरिलेटेड इवोल्यूशन ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्गेविटी, और ये सपोर्ट करती हैं अपने समूह को, सामाजिक संगठन और दीर्घायु के सहसंबंध का विकास का ये लोग समर्थन करते हैं। इसके बाद साइंस की जो अगली न्यूज़ है वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। किस प्रकार से स्पेस से यदि किसी प्रकार के रेडियो सिग्नल आ रहे हैं तो उसको जोड़ने का काम कर सकती है मशीन लर्निंग। तो रिसर्चर लोगों ने प्रेजेंट किया है एक मशीन लर्निंग मेथड को
जिसका उपयोग किया जा सकता है अनयूजुअल जो रेडियो सिग्नल आते हैं स्पीसीज से उनकी पहचान करने के लिए, वाइल फिल्टरिंग आउट इंटरफेरेंस। जो हमारे काम की है उसको हम रखेंगे और जो हमारे काम की नहीं है उनको हम फिल्टर कर देंगे, इंटरफेरेंस को हम फिल्टर करते हैं। उन्होंने अप्लाइड किया था मेथड को मोर देन 480 हावर्स ऑफ डाटा फ्रॉम रॉबर्ट सी बायर्ड ग्रीन बैंक टेलीस्कोप ऑब्जर्विंग 820 स्टार, और इसके लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया था 820 स्टार्स को। इस मेथड ने एनालाइज किया था 115 मिलियन स्नाइपेट ऑफ डाटा। 15 मिलियन स्नाइपेट यहाँ पर हमको डाटा देखने को मिला था। स्नाइपेट ऑफ डाटा मतलब डाटा के अंश हमको देखने को मिले, फ्रॉम विच इट आइडेंटिफाइड अराउंड 3 मिलियन सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसमें से इनको जो है 3 मिलियन सिग्नल ऐसे थे जो इनके इंटरेस्ट के अनुसार थे। फाइनली इसने आइडेंटिफाई किया था 8 प्रीवियसली अनडिटेक्टेड सिग्नल को, पहले कभी जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे ऐसे सिग्नलों को भी इसके माध्यम से डिटेक्ट किया जा चुका है। इसके बाद साइंस की हम अगली न्यूज़ देखने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से हाइड्रो पावर जनरेशन को बढ़ावा देगी। देयर इज ए greater likelihood of increased hydropower generation, but the risk arises from very high inflow due to extreme rainfall, especially when the reservoirs are already full. क्लाइमेट चेंज के चलते चलते एक चीज़ में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी और वो है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी खड़ी होंगी। समस्याएं ऐसी पैदा होने वाली हैं कि ऑलरेडी से जो रिजर्वायर भरा हुआ है, नदी तालाब जो भी सोर्स है पानी से भरे हुए हैं, उस टाइम में हमें दिक्कत जाने वाली है जब फ्लड आ जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला है। सेकंड हाईएस्ट हाइड्रो पावर अकाउंट फॉर 13% ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि जो सेकंड हाईएस्ट नंबर का हाइड्रो पावर है वो 13% पावर जनरेट करता है हमारे इंडिया में। स्टडी देखती है इंक्रीज्ड रेनफॉल इन द कैचमेंट एरियाज। यदि कोई कैचमेंट का एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र है, जल भरण क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगेगी तो क्या असर पड़ेगा। Resultant inflow into 46 major reservoirs located in North, Central and South India। पार्टिकुलरली बात यहाँ पर करी गई है 46 जो मेजर रिजर्वायर्स हैं नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इंडिया में, उनके ऊपर अध्ययन किया गया है। हम जान रहे हैं कि वार्मर क्लाइमेट के चलते चलते हाइड्रो पावर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है 9 से 36% पूरी कंट्री में ड्यू टू इंक्रीज्ड रेनफॉल। क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो बिजली भी ज़्यादा बनेगी 5 से 33%, लीडिंग टू मोर इनफ्लो 7 से 70% टू द रिजर्वायर्स। कंपेयर यदि हम करते हैं साउथ इंडिया की डैम की नॉर्थ इंडिया के डैम के साथ में और सेंट्रल इंडिया के डैम के साथ में, आर प्रोजेक्टेड टू रिसीव हायर रेनफॉल एंड इनफ्लो। यहाँ पर कहीं ज़्यादा रेनफॉल और इनफ्लो हमको देखने को मिलेगा। 11 में से जो 8 डैम हैं साउथ इंडिया में, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि ये एक्सपीरियंस करेंगे डिक्लाइन इन हाइड्रो पावर पोटेंशियल। लेकिन 11 में से 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी हमको। मोस्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनफ्लो इनटू द डैम्स इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी गिरने से डैम में अत्यधिक पानी भर जाता है। यदि इस प्रकार से बढ़ा हुआ और सडन इनफ्लो होने लग जाए एक्सट्रीम रेनफॉल के चलते चलते, स्पेशली जब when the reservoirs are already full will pose a challenge to reservoir operation। ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि जो बांध है,
रिजर्वायर है उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको प्रभावित कर सकता है ये एक्स्ट्रा पानी। Reliable weather and inflow forecast are needed to maintain storage that can accommodate high inflow due to extreme rainfall। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेदर का फोरकास्ट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ में इनफ्लो का फोरकास्ट करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा सही सही, तब जा कर के हम ये ऑपरेशन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो कोल पावर्ड प्लांट्स की विपरीत यदि हम बात करें, अनलाइक का मतलब होता है अलग या फिर भिन्न। तो कोल से चलने वाले जो पावर प्लांट होते हैं उनसे अलग जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, विच इज सेकेंड हाईएस्ट पावर प्रोड्यूसिंग सोर्स एट 13%, इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू क्लीन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कोल पावर से सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट होती है, फिर सेकंड नंबर में पानी से बिजली आ जाती है जो कि 13% योगदान करती है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में। कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं उसी पर आधारित, इसके साथ साथ में क्लाइमेट के प्रोजेक्शन हैं। 2 मेंबर की टीम है आईआईटी गांधीनगर, उन्होंने स्टडी किया है हाइड्रो क्लाइमेटिक चेंजेस इन कैचमेंट एरियाज and their implication for hydropower generation in 46 major dams located in north, central and south India। 46 डैम के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया है, कैचमेंट एरिया को इन्होंने देखा है। ठीक है, तो जो कैचमेंट एरिया है जल ग्रहण क्षेत्र है किसी भी नदी का या फिर डैम का। इम्प्लीकेशन फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए कैचमेंट एरिया को आप किस प्रकार से इम्प्लीकेशन करते हैं, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। इस टीम ने ये देखा है कि इंक्रीज इन रेनफॉल इन द कैचमेंट एरियाज, जब रेनफॉल ज़्यादा होगा इसका रिजल्ट ये हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ये जो 46 मेजर रिजर्वायर हैं वहाँ पर जाने वाला है। 2021 से 2040 तक का ये डाटा प्रस्तुत किया गया है। मिड की यदि हम बात करें 2041 से 2060 एंड फॉर 2081 से 2100 पीरियड अगेंस्ट द रेफरेंस पीरियड 1995 से 2014। इन्होंने एक रेफरेंस का पीरियड तय कर लिया है कि इस टाइम में कितना बारिश होता था और कितना वाटर का लेवल हुआ करता था। इसकी तुलना करेंगे 2041 से 2040 के साथ, 41 से 2060 के साथ और 2081 से 2100 के साथ में। और यहाँ पर जो है 2 शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पैथवे के सिनेरियो प्रस्तुत किए जाते हैं, SSP1 2.6 और SSP5 8.5। तो SSP1 2.6 क्या है, लो एमिशन सिनेरियो है, और जो SSP5 है 8.5 है ये कैरेक्टराइज किया गया है हाई रेडियो एक्टिव फोर्सिंग बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, तो हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो आईआईटी हैं, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विमल मिश्रा, जिन्होंने अध्ययन का नेतृत्व किया है, लीडरशिप करी है, उनका कहना है कि क्लाइमेट हम देख रहे हैं गर्म होते जा रही है। इसी के चलते चलते हमारी उम्मीद है कि वर्षा में पर्याप्त वृद्धि होगी। इसी के चलते चलते जलाशय में पानी की वृद्धि होने वाली है। इसी से देश भर में जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि होने वाली है। और चयनित जो जल विद्युत बांधों के आधार पर देखें तो भारत में जल विद्युत क्षमता में अनुमानित वृद्धि 10 से 23% होने वाली है। इसको पब्लिश किया गया है एक पत्रिका आई साइंस में। एक गर्म और आर्द्र जलवायु से लगभग 5 से लेकर के 33% अधिक वर्षा होने का अनुमान है। नतीजतन अधिकांश बांधों के लिए जल विद्युत उत्पादन में 9 से 36% की वृद्धि होने की बहुत संभावना है, और ये बांधों में बढ़े हुए प्रवाह 7 से 70% से आने वाली है।
उत्तर और दक्षिण भारत के बांधों की तुलना में मध्य भारत के बांधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हमको दिखाई देती है, लेकिन बांधों में जो अधिकांश बढ़ा हुआ प्रवाह है ना, अत्यधिक वर्षा से ही आने वाली है, ऐसा प्रोफेसर मिश्रा का कहना है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते ज़्यादातर जो बांधों के लिए अत्यधिक प्रवाह, उच्च जलाशय भंडारण की स्थिति में एक साथ ही वृद्धि हो जाएगी, एक्सट्रीम इनफ्लो भी होगा एंड हाई रिजर्वायर स्टोरेज कंडीशन हमको दिखाई देगी मोस्ट डैम से। हमारा अध्ययन जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि की उच्च संभावना पर प्रकाश डालता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण जोखिम बहुत अधिक और अचानक प्रवाह से ही आ रहा है, खास करके जब जलाशय पहले से ही भरे हुए हैं। प्रवाह में कोई और वृद्धि जब बांध पहले से ही अपनी अधिकतम कैपेसिटी में पहुंच गया है कि इतने से ज़्यादा पानी अब नहीं हो सकता, तो जलाशय संचालन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। जलाशय बाढ़ को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब वे पहले से ही भरे हुए हैं और यदि प्रवाह ज़्यादा हो गया है, इनफ्लो ज़्यादा हो गया है, तो बांध अचानक पानी छोड़ने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। निचले एरिया में जो गांव बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल में कई जगहों पर पहले से ही भरे जलाशयों में भारी बाढ़ के कारण हमें बाढ़ देखने को मिला था। यदि मध्य और दक्षिण भारत की तुलना में हम तुलना करें, कंपेयर करें सेंट्रल एंड साउथ इंडिया की, तो जो नॉर्थ इंडिया है ये प्रोजेक्टेड, यहाँ पर ज़्यादा प्रोजेक्शन देखने को मिलने वाला है हमको हायर वार्मिंग इन द फ्यूचर, ये एरिया ज़्यादा गर्म होगा। एज पर द स्टडी हाईएस्ट वार्मिंग मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुमान लगाया गया है नॉर्थ इंडिया में, जबकि जो वार्मिंग है उसका प्रोजेक्शन दिया गया है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में। सेंट्रल और साउथ इंडिया में कितना बताया जा रहा है, 3 से 4 डिग्री। और वहीं यदि हम बात कर लें नॉर्थ वाले इंडिया में, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा। Similar to substantial warming, most reservoirs catchment are likely to witness increased precipitation due to global warming। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें वर्षा भी देखने को मिलेगी। दोनों ही जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया है ना, वहाँ पर अनुमान है कि रिसीव करेंगे ये हायर precipitation मतलब वर्षण साउथ इंडिया की तुलना करें तो। The increased precipitation will alter the inflow to the dams more in the north and central India than South India and also hydropower generation। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इनका जो अध्ययन में पाया गया है कि भविष्य में गंगा, महानदी, ब्राह्मणी और पश्चिमी तट नदी घाटियों में कुछ बांधों में पानी का प्रवाह कम होने का अनुमान है। अंतर्वाह में ये कमी वर्षा में वृद्धि की तुलना में काफ़ी गर्म होने की प्रतिक्रिया में वायुमंडलीय पानी की मांग में वृद्धि के कारण। ऐसा क्यों है? ये जो रिडक्शन है इनफ्लो में, वो रीजन है इसका इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड। तो एटमॉस्फेरिक जो वाटर डिमांड है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन रिस्पॉन्स टू द कंसिडरेबल वार्मिंग कंपेयर टू इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन। फिर टाइमलाइन चेंजेस को लेकर के क्या बताया जाता है, परिवर्तनों की समय रेखा। जल विद्युत क्षमता में अनुमानित परिवर्तन लाइक लॉन्ग टर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा कितना है, -5% से 62% है, एंड द लोवेस्ट फॉर द नियर पीरियड -6.5 से 39% है। संभावित जल विद्युत उत्पादन दूर अवधि में टिहरी, रामगंगा, कड़ाना, ओमकारेश्वर, महेश्वर, श्री राम सागर बांधों में 50% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं यदि हम बात कर लें साउथ इंडिया की, तो 11 में से 8 डैम ऐसे हैं जहाँ पर प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि ये एक्सपीरियंस करेंगे हाइड्रो पावर पोटेंशियल में डिक्लाइन। हाइड्रो पावर पोटेंशियल डिक्लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर बिजली ये बांध कम बना पाएंगे। वहीं जो सेंट्रल इंडिया के जो डैम्स है यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये एक्सपीरियंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेशन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से
यदि हम तुलना करते हैं तो। अगली जो साइंस की न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, पृथ्वी के जो वोलाटाइल केमिकल्स हैं, वाष्पशील रसायनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या इसका रीजन हो सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने उल्का पिंडों मीटियोरॉइड का विश्लेषण करके पृथ्वी के वाष्पशील रसायनों की उत्पत्ति का खुलासा किया है। उन्होंने पाया है कि जिंक की लगभग, क्या पाया है यहाँ पर देखिए, दे फाउंड दैट अराउंड हाफ द अर्थ्स इन्वेंट्री ऑफ जिंक केम फ्रॉम एस्टेरॉयड ओरिजिनेटिंग इन द आउटर सोलर सिस्टम। जिंक कहाँ से आया है, एक एस्टेरॉयड है जो कि ओरिजिनेट हुआ था हमारे आउटर सोलर सिस्टम से, यहाँ पर हमें जिंक की प्राप्ति हुई है। द पार्ट बियॉन्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट दैट इंक्लूड द प्लानेट जुपिटर सैटर्न यूरेनस। और ये वाले चीज़ कहाँ से है, जुपिटर सैटर्न और यूरेनस से हमको प्राप्त हुई है। टू कैरी आउट द स्टडी द रिसर्चर्स एग्जामिन 18 मीटियोराइट्स ऑफ वेरिंग ओरिजन्स। 18 मीटियोराइट्स की यहाँ पर एग्जामिनेशन किया गया है, अलग अलग इनके ओरिजिन रहा है। तो 7 जो रहे थे वो इनर सोलर सिस्टम के मीटियोराइट थे, जिनको नॉन कार्बोनेसियस मीटियोराइट बोलते हैं, और 7 ऐसे हैं जो कि आउटर सोलर सिस्टम से मिले हैं, जिनको हम कार्बोनेसियस मीटियोराइट बोलते हैं। प्रत्येक मीटियोराइट के लिए उन्होंने मेजरमेंट किया था उनकी रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ द 5 डिफरेंट फ्रॉम और आइसोटोप ऑफ जिंक। सब में इन्होंने जिंक के आइसोटोप का अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने तुलना करा प्रत्येक आइसोटोप फिंगरप्रिंट को अर्थ के सैंपल के साथ में, ताकि हम एस्टिमेट लगा सकें कैसे करके प्रत्येक जो मटेरियल है ना उसने कंट्रीब्यूट किया है अर्थ की जिंक इन्वेंटरी को। द रिजल्ट सजेस्ट दैट while the earth only incorporated about 10% of its masses from carbonaceous bodies, this material supplied about half of the earth's zinc। तो क्या बात यहाँ पर कही गई है देखिए, अनुमान ऐसा लगा है कि इन सामग्रियों में से प्रत्येक ने पृथ्वी की जिंक सूची में कितना इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। यहाँ हमें जो है वोलाटाइल केमिकल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना है। जैसे कि वोलाटाइल केमिकल्स को हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको वीओसी बोलते हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होना मतलब वाष्पित होना अर्थ रूम के टेम्परेचर में, ईजिली 8 रूम टेम्परेचर। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ना वाइडली यूज़ किया जाता है इनका, हम घरों में, होम में एंड वर्क में। सो एक्सपोजर टू एयरबॉर्न वीओसी इज़ अनअवॉइडेबल। तो इसका मतलब ये हो गया यदि आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाष्पशील होंगे, ये इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, एक कॉमन सोर्स ऑफ एक्सपोजर माना जाता है ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस। जैसे कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ये एक्सपोर्स का एक सोर्स माना जाता है। कहाँ पर, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में और डिसइंफेक्शन प्रोसेस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर केमिकल्स दैट कंटेन कार्बन एंड आर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत वो सारे केमिकल्स आ जाते हैं जिसमें कार्बन शामिल है, और ये सभी जो जीवित चीज़ें हैं उनमें पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर और नाइट्रोजन, जो कि मोस्टली रिलीज होती हैं फ्रॉम बर्निंग फ्यूल सच एस गैसोलीन, वुड, कोल और नेचुरल गैस। इनको जब भी आप जलाते हो ना तो ये रिलीज होते हैं। तो इस प्रकार के जो केमिकल होते हैं वोलाटाइल केमिकल्स, ये कब एमिटेड होते हैं, ऑयल और गैस फील्ड से भी एमिट होते हैं, डीजल एग्जॉस्ट से भी ये एमिट होते हैं। एडिशनल सोर्सेस यदि हम और भी देखें ऑफ रिलीजेस आर पेंट, ग्लू एंड अदर प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड एंड स्टोर एट होम एंड वर्क। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें वोलाटाइल केमिकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंट, ग्लू और भी जो अदर प्रोडक्ट हैं जिनका आप उपयोग कर रहे हैं, जिनको आप स्टोर करके रख रहे हैं घरों में।
तो ये वोलेटाइल केमिकल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, और ये सीधे सीधे ना हमारी साइंस से रिलेट करते हैं, इसलिए हमें एस्टेरॉयड के बारे में भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो एस्टेरॉयड को कभी कभी हम जो है माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। ये रॉकी एयरलेस रिमिनेंट्स होते हैं, लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आवर सिस्टम। आज से 4.5 बिलियन साल पहले की यदि बात करें, तब इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये क्या होते हैं, पत्थरों वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एस्टेरॉयड, जिनको कभी कभी हम जो है माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, एक प्रकार से पत्थर होते हैं। ठीक है, एयरलेस रिमिनेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लगभग 4.5 साल पहले की बात है। उस टाइम में जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था ना, तो हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का कुछ अवशेष बच गया था, जो कि अब जो है चक्कर लगाते रहता है सूरज का। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं ये। क्षुद्र ग्रहों को हम लघु ग्रह भी बोलते हैं, और एस्टेरॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के शुरुआती गठन के पश्चात ये बचे हुए चट्टान के अवशेष हैं। अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह होते हैं अनियमित आकार के होते हैं, और कुछ हमें गोल भी दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई क्षुद्र ग्रहों के पास अपना छोटा चंद्रमा होता है, कई के पास 2 चंद्रमा भी होते हैं। बाइनरी क्षुद्रग्रह भी पाए जाते हैं, जिनमें लगभग समान आकार के 2 चट्टानी पिंड एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। साथ ही ट्रिपल क्षुद्रग्रह भी प्रणाली में भी हमको देखे गए हैं। क्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण यदि हम करें तो हमें एक पेटी के रूप में ये दिखाई देते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी पाई जाती है, वहाँ पर हमें क्षुद्रग्रह दिखाई देते हैं। इसके अलावा ट्रोजेंस भी हैं। ये क्षुद्रग्रह एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं, क्योंकि वे कक्षा में लगभग 2 विशेष स्थान L4 और L5 के आसपास इकट्ठे होते हैं, जहां सूर्य और ग्रहों के बीच में संतुलित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट्स इसको हम कहते हैं, मतलब अंतरिक्ष में स्थित ऐसे बिंदु। ये वाले पिक्चर कहाँ चला गया। लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 बॉडी का गुरुत्वाकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के क्षेत्रों का निर्माण करता है। वो जगह जहां गुरुत्वाकर्षण बल और उसका अपोजिट बल, ठीक है, क्षेत्रों का निर्माण करता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा समान स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस जगह का आप यूज कर सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट किनको बोलेंगे, इन ऑब्जेक्ट की कक्षाएं पृथ्वी के किनारे ही रहते हैं। मीटेरॉइड जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार कर जाते हैं, उन्हें अर्थ क्रॉसर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी जो है क्षुद्र ग्रह हैं, और इनकी एक कक्षाएं बताई गई हैं कि कैसे करके ये चक्कर लगा रहे हैं सूरज का। तो ये तो थी मेटेरॉइड से रिलेटेड कुछ जानकारी। वॉलेटाइल केमिकल्स क्या है, ठीक है, और कैसे करके ये हमारी धरती में इनका आगमन हुआ है। एक और साइंस की न्यूज़ आई है जो बताती है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। पॉल्यूशन को यहाँ पर साइंस से रिलेट करके बताया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है। मैग्नेटाइट इन रोड साइड डस्ट रिवील सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। हमें यदि रोड साइड डस्ट में मैग्नेटाइट मिल रहा है, इसका मतलब ये है ये पॉल्यूशन का सोर्स है। सड़क के किनारे की धूल में मैग्नेटाइट से प्रदूषण के स्रोत का हमको पता चलता है। जादवपुर विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि वे सड़क के किनारे की धूल को इकट्ठा करके और चुंबकीय क्षेत्र से परीक्षण करके किसी क्षेत्र में प्रदूषण का प्रारंभिक आभास पता कर सकते हैं कि है कि नहीं। तकनीक विभिन्न चुंबकीय तत्वों की उपस्थिति का खुलासा करती है और उन्हें प्रदूषण के विशिष्ट स्रोतों पर
वापस ट्रेसिंग करके शोधकर्ता ये बता देते हैं कि कौन से स्रोत अलग अलग जगहों पर हावी हो रहे हैं। देयर स्टडी इज इन द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म। इनका क्षेत्र क्या है अध्ययन का, वो है एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म, विच इज मैग्नेटिज्म एज इट डेपिसिट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, pollution and environmental footprint on the magnetic material present in the environmental sample such as soil, dust and sediment। चुंबकत्व है क्योंकि ये मिट्टी, धूल और तलछट जैसे पर्यावरणीय नमूनों में मौजूद चुंबकीय खनिजों पर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पर्यावरण के फुटप्रिंट के प्रभाव को ये दर्शाता है। तो अब यहाँ पर जो दो स्टूडेंट हैं इन्होंने रोड साइड की डस्ट को कलेक्ट किया, ठीक है। 50 लोकेशन कलकत्ता की इसमें शामिल थी 2016 में। इन्होंने यूज़ किया था एक ब्रश और एक स्क्रैपर को। उनको उसके बाद इस सैंपल को सुखाया जाता है लैब में, ठीक है। इसके साथ साथ में रिमूव किया जाता है उसकी पूरी की पूरी नमी को, एंड टेस्टेड देम यूजिंग ए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी मीटर। इसके बाद एक मीटर का इस्तेमाल करके, ठीक है, इन्होंने इसका टेस्ट किया था। और इसके लिए कौन सा मीटर यूज़ किया गया था, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी मीटर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल है ना मैग्नेटाइज हो गए हैं जब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने ये भी अध्ययन किया था शेप्स ऑफ द पार्टिकल इन ईच सैंपल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी आकृति कैसी है, शेप कैसी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत प्रत्येक नमूनों में कणों के आकार का भी अध्ययन किया था कि इनके कणों का आखिर साइज कैसा है। उन्होंने ये पाया था कि मैग्नेटाइट की मात्रा, ठीक है, सड़क पर यातायात के समानुपाती ही है। यातायात कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये तब उत्पन्न होता है जब वाहन के इंजनों में जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है। ये कब पैदा हो रहा है, जब डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां यहाँ पर दौड़ रही हैं। माइक्रोस्कोप का उपयोग करके वे कणों की सतहों को खुरदरी और पिघली हुई के रूप में वर्गीकृत करने में सक्षम थे। इन कणों की मेल्ट जैसी संरचना जीवाश्म ईंधन के हाई टेम्परेचर दहन का कारण है। यदि ये एकदम मेल्टेड हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो इंजन है उसकी उच्च तापमान दहन कैपेसिटी है। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि जो एंगुलर आयरन रिच पार्टिकल्स हैं इनको कंसीडर हम कर रहे हैं कि ये इमिटेड किए गए हैं बाय व्हीकल हैविंग एब्राडेड एंड कोरोडेड व्हीकल पार्ट्स। अब ऐसे कुछ पार्ट भी हैं जिनके पुर्जे खराब हो चुके हैं, तो यहाँ से जो है हमें लौह कण दिखाई देते हैं कि इनमें लोहे की मात्रा पाई गई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं मैप वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं चिली के मैप को। तो ये चिली है, हम दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं। चिली पूरा जैसे मिर्ची होती है ना, और मिर्ची चिली को वैसे भी हम बोलते हैं, उसी शेप में ये भी मिर्ची के जैसा शेप हमको दिखाई देता है। यहाँ से आप इसको याद रखना है, चिली है। साउथ पैसिफिक ओशियन में पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसका फैलाव है। चिली के ऊपर में जाते हैं तो पेरू कंट्री है, पेरू के साइड में है बोलीविया, इसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू, तीन कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। पेरू न्यूज़ में रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में आग लग गई है जिसके चलते चलते 13 डेथ की घटनाएं घटित हुई हैं। ऑफिशियल ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ डिजास्टर। चिली ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ डिजास्टर कई सारे सेंट्रल साउदर्न रीजन में, ठीक है, आफ्टर ए डिवास्टेटिंग हीट वेव स्पार्क फॉरेस्ट फायर दैट लेफ्ट एटलीस्ट 13% डेड, अथॉरिटीज सेड ऑन फ्राइडे। लगभग 13 लोगों की जानें इसमें चली गई हैं जंगल में आग लगने से, और
100 से भी ज़्यादा जो घर है ना वो प्रभावित हुए हैं, और 47,000 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है ना वो ख़त्म हो गया है जब से ये फायर लगी है। आउट ऑन वेडनेसडे के दिन से यदि आप देखेंगे तो सोच सकते हैं उन जंगलों को कितना भारी नुकसान हुआ है। अब इसमें जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका कितना नुकसान हुआ है अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम चाइना और यूएस के रिलेशन को देख रहे हैं। अमेरिका ने पिछले सप्ताह से अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे जो जासूसी चीनी गुब्बारा है ना इसको मार गिराया है। इसके लिए 3 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया और साउथ कैरोलिना तट की तरफ से भी विमानों की आवाजाही रोक दी गई थी। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के हिसाब से देखें ना तो वीडियो फुटेज में एक हल्के विस्फोट के बाद गुब्बारे को समुद्र में गिरते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इस गुब्बारे को गिराने का काफ़ी दबाव था, जिसके बाद श्री बाइडेन ने गुब्बारे को अटलांटिक महासागर में गिराने की मंजूरी दिया था। अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जो चीनी गुब्बारा है ना दिखने के कारण विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीन यात्रा को रद्द कर दिया था। इस बीच अमेरिका ने शुक्रवार को एक और चीनी गुब्बारा लैटिन अमेरिका में देखे जाने की सूचना दिया था। चीन ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा है कि उसने कभी किसी संप्रभु देश के भौगोलिक और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन उसने नहीं किया है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई थी। यूएस एंड चाइना ने एक्सचेंज किया है बार्ब्स ओवर हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून। तो यहीं पर जो है जानकारियों को एक्सचेंज करने की बात, विचारों को आदान प्रदान करने की बात करी जाती है। ठीक है, यदि जो है बैलून उपस्थित पाया गया है यूएस के एयर स्पेस में, इसका मतलब ये हो गया है कि ये क्लियर वायलेशन है हमारे सोवरनिटी का एंड इंटरनेशनल लॉ का, एंड इट इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल एक्ट, ऐसा कहना है सेक्रेटरी ब्लिंकन वांग यी को। बीजिंग सेज इट वुड नॉट एक्सेप्ट एनी ग्राउंडलेस कंजक्चर और हाइप। वहीं चाइना का कहना है कि आप इस प्रकार के जो ग्राउंडलेस आरोप लगाओगे ना उनको हम मानने वाले नहीं हैं और इनका कोई मतलब भी नहीं है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई थी उसके ऊपर बैन लगाया गया है। इसकी पूरी देश भर में 500 से भी ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं और एकेडमिक्स हैं उन्होंने आलोचना करी है सेंसरशिप को, यदि सेंसरशिप जो आपने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की करे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, कहीं आप इसको देख ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बैन लगा दी है। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आने वाले चुनाव के बीच में हमारी भूमिका के ऊपर कोई उंगली उठाए। ठीक है, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे और इसके अलावा लगभग 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक फैक्ट रहा हो। दूसरी बात ये है, सरकार कहती है इससे हमारी देश की सोवरनिटी और इंटीग्रिटी पर असर पड़ता है, इसलिए हमने इसके ऊपर बैन लगाया, लेकिन लोग इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्री को रिमूव कर दिया है सोशल मीडिया से अंडर द प्रीटेक्स्ट दैट इट इज़ अंडरमाइनिंग द सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना, ये जांच के बीच में बिल्कुल भी ये औचित्य जांच का सामना नहीं करता है। Nothing that university administration across the country had attempt to prevent the screening of the documentary। अब आप देख रहे हैं कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन हैं अक्रॉस कंट्रीज़ में, ठीक है, उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है कि इसकी स्क्रीनिंग नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो है एकेडमिक फ्रीडम है ना उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस बहाने से सोशल मीडिया से डॉक्यूमेंट्री हटा दी है कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम कर रही है। लोकतांत्रिक समाज के समुचित कार्य के लिए ऐसी चर्चाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, विश्वविद्यालयों के लिए कुछ विचारों की अभिव्यक्ति को केवल इसलिए रोकना मना है क्योंकि वे सरकार के आलोचक हैं, ये तो पूरी तरह से गलत बात है। पहले ही 2002 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था
गुजरात के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में राज्य की व्यापक विफलता रही थी। गोधरा में त्रासदी से शुरू हुई और हिंसा के साथ जारी रही, आगे भी हिंसा के साथ में ये सब जारी रही। ये सारी चीज़ें हुई थी तो हम इनको क्यों नहीं देख सकते हैं। Similarly, conclusions were arrived at by numerous scholars, filmmaker and human rights activists over 20 years। ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलर, फिल्म मेकर और राइट्स एक्टिविस्ट ने भी जो है सामने आए हैं और इसकी आलोचना करे हैं। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं वानी जयराम से रिलेटेड। ठीक है, ये सिंगर हैं जिनकी डेथ हो गई है। वेटेरन प्लेबैक सिंगर रही थी वानी जयराम, जिन्होंने 10,000 से भी गाने गाए हैं कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस में। इनकी डेथ हो गई है सैटरडे के दिन। 77 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ठीक है, तो लगभग 5 डिकेड से 50 सालों से इनका सिंगिंग में कैरियर रहा था। द रिनोड सिंगर हैड लेंट हर वॉइस टू सेवरल सॉन्ग अक्रॉस 19 लैंग्वेज। 19 लैंग्वेज से भी ज़्यादा भाषा में इन्होंने अपने गाने गाए थे। के विश्वनाथ के बाद सिनेमा की दुनिया को एक और बड़ा झटका लगा है। दिग्गज सिंगर वाणी जयराम अब इस दुनिया में नहीं है। चेन्नई में वाणी जयराम के घर से उनकी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट के भी निशान हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। 78 साल की वाणी जयराम ने कन्नड़, तमिल, हिंदू, तेलुगु, मलयालम, मराठी सहित 19 भारतीय भाषाओं में 10,000 से भी ज़्यादा गाना गाए थे। इसमें 339 गाने उन्होंने 100 हिंदी फिल्मों के लिए दिए हैं। इन वाणी जयराम अपनी पहली हिंदी फिल्म गुड्डी में अपने गीत हम का मन की शक्ति देना से भी मशहूर